ठीक है राहुल, थोड़ा सा अपने बारे में कॉन्टेक्स्ट दे दो, मतलब कौन हो, कहाँ से हो। ठीक है। सो बेसिकली मेरा नाम राहुल कुमार है एंड मैं बिहार में वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता ओह हूँ। इंटरेस्टिंग। और या हम्म। और मैं आईटी कंपनी में, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है विच इज बेस्ड आउट ऑफ यूएस। ठीक है। वहाँ पे उस कंपनी में मैं एज अ प्रोग्राम मैनेजर वर्क कर रहा हूँ अभी। एंड हम्म। क्योंकि ये फुल्ली रिमोट है, हमारा हाइब्रिड हम्म। रिमोट मोड पे चल रहा है, अभी हाइब्रिड नहीं है, से रिमोट चल रहा है। इस वजह से मुझे, क्योंकि डेयरी से, गाय से मेरे घर में पर्सनली, घर में नहीं बट मामा के घर में डेफिनेटली बचपन से मैं देखते आया हूँ, तो एक जुड़ाव, एक लगाव हमेशा से रहा है। हम्म। सो इट वाज ऑलवेज इन माय माइंड कि करना है कुछ, बट हो नहीं पा रहा था। हम्म। ऑफिस के वजह से, पढ़ाई के वजह से बहुत सारी चीजें चल रही थी लाइफ में, बट अभी एक ऐसा फेज आया है हम्म। जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं अच्छा टाइम दे पाऊंगा और अच्छे से कर पाऊंगा चीजों को मैनेज। हम्म। तो इसलिए कहीं ना कहीं अभी मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है डेयरी का, ऑलमोस्ट 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। हम्म। तो क्योंकि मैंने वेबिनार मिस कर दिया था, इसलिए थोड़ा सा आपसे गाइडेंस चाहिए हम्म। कि जब हम स्टार्ट करें तो किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, फोकस किस चीज पे होना चाहिए, और क्योंकि अभी समर भी चल रहा है तो कब शुरू करें और फिर कैसे मैनेज करें चीजों को। बोल। हाँ हाँ। 660 रुपये की दवाई की कोई हम्म। इसके लिए ठीक है, मेक सेंस। ठीक है। अच्छा, जो अभी करंट फार्म तुमने कंस्ट्रक्ट किया है वो कितने एनिमल्स का है? 10 to 12 एनिमल्स का है। ठीक है, 10 to 12 का है। एंड व्हाट्स ए लॉन्ग टर्म गोल, और लेट्स से आपका एंड गोल क्या है, मतलब वाई डेयरी फार्मिंग, क्या चाहते हो इससे आप? डेयरी फार्मिंग से अगर मैं पर्सनल ग्राउंड पे मैं बात करूं कि मुझे, एक तो गाय से और इन लोगों से लगाव है, बट सिर्फ लगाव से काम नहीं चलता, कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पे एक ग्रोथ का भी है। मैं काफी टाइम से फॉलो करते आया हूँ डेयरी फार्म को। मैं और अभी से नहीं बोलूंगा, जब मेरे माइंड में नहीं था कि मुझे ये काम शुरू करना है, उसके बहुत पहले से मैं डेयरी फार्म से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखते आया हूँ, लोगों को फॉलो करते आया हूँ। जो पंजाब हरियाणा में बड़े बड़े डेयरी फार्म्स हैं उनको भी काफी फॉलो किया है मैंने। तो एक शुरू से रहा है कि अपने गांव में, मतलब मैं एक बहुत छोटे गांव में हूँ अभी बिहार के, ठीक है, अपने गांव में एक मुझे ऐसा डेयरी फार्म खोलना है जो कि आगे चल के, जिसका मतलब हो, एक पहचान हो कि हाँ कुछ है, कुछ किया है हमने हटके। ठीक और है। गौ सेवा अपने आप में, अगर रिलीजियस वे में भी बोलूं तो इससे ज्यादा पुण्य का काम कोई नहीं होगा, यार क्योंकि ये सिर्फ चीज़ नहीं कमाना लाते नहीं हैं, है। नहीं नहीं, मतलब ये चीज़ यहाँ पर नहीं लाते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, सी, आपने गौ सेवा की बात की, तो गौ सेवा करनी है तो यार अपने गौशाला खोल लेते हैं, कमर्शियल डेयरी नहीं करते हैं। ठीक है, डेफिनेटली, हाँ, मतलब डेफिनेटली, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखो, नथिंग अगेंस्ट दिस थिंग, तुम ऑब्वियसली। जानवर लाओगे तो तुम्हारा ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि मुझे दूध मिले। हाँ, अब बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास इतना तो कोई रिसोर्सेज है नहीं कि यार जो गाय दूध नहीं दे रही उसको हम रख लेते हैं। हाँ, ऐसा अभी तो नहीं होता हाँ, है, तो हमारे अभी मन तो में नहीं वो कर सकते। लालच तो है कि यार दूध तो चाहिए, तो लेट्स कीप इट टू कमर्शियल ओनली। उसको ये नाम नहीं देते कि हम गौ सेवा भी कर रहे हैं साथ में, क्योंकि सेवा में फिर आप कुछ, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होती, जब एक्सपेक्टेशन आ गई तो फिर वो डेफिनेटली, मैं सेवा एक चीज नहीं रही। बताता हूँ, मैंने गौ सेवा क्यों इसमें ऐड किया। गौ सेवा मैंने इसलिए ऐड किया ना अमन भैया, क्योंकि जब मेरे पास मेरा डेयरी होगा ना, तो मैं ये नहीं बोल रहा था कि मैं अपने पास में गाय को रख के सेवा करूं। सेवा मतलब एज इन उनकी केयर तो हम करेंगे ही, बट जैसे हम देखते हैं ना अपने शहरों में, अपने गाँव में, सड़कों पे जैसे गाय भटकती रहती है, उसका इलाज नहीं होता, तो कहीं ना कहीं शायद वो फैसिलिटीज मेरे पास होंगी कि अगर मैं किसी गाय को किसी सड़क पे परेशान देख रहा हूँ, तो शायद मैं उसकी कुछ छोटी सी हेल्प कर पाऊंगा, जो कि अभी मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं ठीक है, चलो, इस वेल सेंस में वेल मैंने एंड बोला। गुड है, वेल एंड गुड है, लेट्स कीप दैट हाँ एट हाँ, असाइड। तो ठीक 10 to 12 एनिमल्स का फार्म कंस्ट्रक्शन तुम्हारा हो गया। अब यहाँ पर तुम एनिमल्स कब परचेज करने वाले थे? है। ऑनेस्टली वैसे तो मैं इधर ही करने वाला था, बट मैंने आपसे वेबिनार में मुश्किल से कुछ सेकंड्स बात किया था, तो मैंने आपसे पूछा था उस टाइम पे, तो आपने कहा था अभी टाइम सही नहीं है इस चीज का, क्योंकि करेक्ट। समर्स का भी पीक चल रहा है, तो इसलिए मुझे आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करना था कि क्या ठीक है, सही टाइम होना तो चाहिए और क्या क्या। हाँ, अब यहाँ पर सही टाइम से पहले इंपॉर्टेंट है कि तुम एनिमल्स कब परचेज करो, ठीक है। हाँ, मतलब हम आते हैं कि सही टाइम क्या होता है। देखो यार, यहाँ पर करेक्ट टाइम इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि तुम एनिमल्स कहाँ से खरीद कर रहे हो। लेट से तुम किसी व्यापारी के पास जाओ तो वो तो तुमको 12 के 12 महीने एनिमल सेल करेगा। तो राइट, उसके एक सप्लायर के या एक व्यापारी के पर्सपेक्टिव से देखें तो हर टाइम करेक्ट टाइम है डेयरी फार्म स्टार्ट करने का। लेकिन जब तुम कमर्शियली एक फार्मर के नज़रिए से देखते हो तो गर्मी आइडियल टाइम नहीं रहता है
सबसे पहला मेजर रीजन ये क्योंकि यार इट्स पीक टेम्परेचर, मतलब 42 43 का टेम्परेचर है 25 से 2 ऑफ जून के बीच में। ये टेम्परेचर 45 भी क्रॉस करने वाला है, जो कि वेदर फोरकास्ट बोल रहा है। और अब इस टेम्परेचर में एनिमल ऑलरेडी स्ट्रेस में है, अब तुम एक स्ट्रेस वाले एनिमल को ट्रैवल करवा के ला रहे हो और उसको और स्ट्रेस दे रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है कि वो एनिमल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, पहला मेजर बड़ा प्रॉब्लम ये है। दूसरा कि जब हम एनिमल परचेज की बात करते हैं तो अगर हम व्यापारी के पास जाते हैं तो वो तो 12 महीने हमको एनिमल सेल कर देगा, लेकिन जब हम एक किसान के पास जाते हैं तो एक किसान हमको, या जो कमर्शियल डेयरी फार्मर होता है, उसने अपना साइकिल इस हिसाब से एडजस्ट करके रखा है कि अक्टूबर से उसकी काल्विंग चालू होगी, मतलब जानवर ठंडियों में डिलीवरी देगा और वो ठंडियों में पीक मिल्क का यील्ड एंजॉय करेगा। अभी तुमको एक चीज समझना है कि गाय 3 महीने बाद ऑटोमेटिकली दूध कम करती है। अब तुम्हारी जानवर ने अगर डिलीवरी ही गर्मी में दी है तो पहली बात स्ट्रेस की वजह से वो ऑलरेडी उसका मिल्क कम होगा और वो पीक हिट ही नहीं कर पाएगी, मतलब जो पीक समय है वो गर्मी में चला गया। लेकिन वहीं अगर एनिमल ने डिलीवरी तुम्हारी ठंडी में दी है तो तुम पीक मिल्क का यील्ड तो एंजॉय करोगे ही करोगे, प्लस 3 महीने बाद जब उसका दूध अपने आप कम भी होगा तो भी तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुमने पीक मिल्क तो एंजॉय किया ही किया है, प्लस गर्मी की वजह से दूध जो कम हो रहा है वो कंपनसेट कर रहा है कि दूध नेचुरली भी कम होता है और गर्मी भी साथ में आ गई, तो तुम्हारा इधर कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो कब एनिमल परचेज करना है? आंसर सिंपल है, अक्टूबर में अपना रिसर्च चालू करो यार। मेरे नियर बाय 150 से 200 किलोमीटर रेंज में बड़े फार्म्स कहाँ पर है और वहां से मैं एनिमल परचेज करूंगा। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, एनिमल कहाँ से परचेज करना है? सिर्फ और सिर्फ फार्मर से परचेज करना है। व्यापारी को भूल जाओ, हाथ भी टच भी नहीं करना है व्यापारी के एनिमल्स। ठीक है, ठीक है, ये गांठ बांध लो। तुमको दो के बदले एक एनिमल मिल रहा है तो मेरे को चलेगा, लेकिन मैं व्यापारी से जानवर नहीं खरीदूंगा जी। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। तो अब तुम्हारे यहाँ से सिवान कितना है? मेरे यहाँ से सिवान 100 एंड समथिंग होगा। ठीक है, तो सिवान में अपने अस्तित्व भाई हैं, प्रियमवदा फार्म वाले, शाही गौशाला वाले हैं। ये दोनों ठंडियों में अपने एनिमल्स सेल करते हैं और तुमको इनके पास 30-35 लीटर्स वाले एनिमल्स आराम से मिल जाएंगे। तो इनके पास से एनिमल खरीदना तुम्हारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो गया। दूसरा कि इन दोनों के अलावा तुम अपनी रिसर्च चालू रखो। तुमको नियर बाय लोकेशन में जो अच्छा फार्मर मिले जिसके पास 40-45 एनिमल्स है ना, तो वो इस कंसेप्ट को फॉलो कर रहा होगा 99% और उसके एनिमल्स की काल्विंग ठंडियों में ही हो रही है। तो एनिमल कब परचेज करना है उसका आंसर तुमको मैंने दे दिया है। यहाँ पर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ कंसर्न नहीं है। आपने क्या नाम बताया? प्रियमवदा फार्म्स बताया ना? मेरे को तुम व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं तुमको नाम भेज देता हूँ। बट हाँ, मतलब प्रियमवदा अस्तित्व भाई, प्रियमवदा फार्म्स एंड शाही गौशाला। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गया एनिमल परचेज का। एंड देन अगेन बाकी तो बेसिक चीज़ें ध्यान रखो कि तुम्हारा फीडिंग अच्छा हो, अच्छे कंपनी का तुम फीड यूज़ कर रहे हो। तुम्हारे लोकेशन में अगर तुमको माँ डेयरी का फीड अवेलेबल हो जाता है तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि तुम्हारे पास अगर तुम अस्तित्व भाई या प्रियमवदा फार्म, मतलब प्रियमवदा फार्म या शाही गौशाला से एनिमल खरीद रहे हो तो इनके एनिमल्स 30-35 लीटर्स वाले होंगे। मतलब तुमको शुरुआत में बहुत अच्छे क्वालिटी के एनिमल्स मिल रहे हैं तो इनको अच्छे क्वालिटी का फीड देना ज़रूरी है। दूसरा कि ये डेयरी फार्मिंग में 2 सबसे मेजर बड़े चैलेंजेस है। पहला है रिपीट ब्रीडिंग, दूसरा है मस्टाइटिस। अगर तुम्हारा फार्म सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, इन्हीं 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो तुमको मेक श्योर करना है कि तुम्हारा रिपीट ब्रीडिंग का प्रॉब्लम भी ना आए। अब यहाँ पर लॉजिक ये रखना है कि जब भी तुम एनिमल परचेज करके रहे तो 3 से 6 महीने के बीच में तुम्हारे एनिमल्स कंसीव कर जाने चाहिए। तो नवंबर में परचेज करके लाए, नवंबर में डिलीवरी हुई तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में तुम्हारे एनिमल कंसीव कर जाएं। ठंडियों के सीजन में एनिमल को कंसीव कराना भी आसान होता है क्योंकि टेम्परेचर फेवरेबल होता है। जहाँ जहाँ तुम मई के बाद तो भैया 40%, 30%, 40% कंसेप्शन रेट आ जाता है। मतलब हर एक जानवर की 10 बार एआई कराओगे तो 4 बार ही पॉसिबिलिटी है वो कंसीव करेगा। अच्छा, तो ट्राई करो कि कंसेप्शन रेट बढ़िया हो। दूसरा मस्टाइटिस के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लो, बेसिक एंटीबायोटिक्स कौन सी होती है मस्टाइटिस के ऊपर वो थोड़ा स्टडी कर लेना, क्योंकि रिपीट ब्रीडिंग और मस्टाइटिस यही 2 कारण होते हैं क्यों 90% ऑफ द डेयरियां बंद हो जाती हैं। एनिमल ही कंसीव नहीं करेगा तो दूध तो देगा नहीं, प्लस मस्टाइटिस हो गया। अब एक साइकिल में एक बार भी मस्टाइटिस हो गया तो तू समझो कि वो 10% ऑफ द मिल्क खा गया जानवर, और कहीं 2 बार हो गया तो बात ही खत्म। और मस्टाइटिस में तो ऐसे केसेस आए हैं कि गाय का थन खराब हो गया, प्लस गाय से भी हाथ धो बैठोगे अगर टाइमली कंट्रोल नहीं किया तो इससे बी प्रिपेयर्ड। प्लस जो हमारा पंजाब का कंसेप्ट है ब्रीड फीड मैनेजमेंट, इन तीनों चीज़ों पे ध्यान दो। तुमको अच्छी ब्रीड मिल जाएगी, तुम अच्छा फीड ले आओगे। जो मैनेजमेंट है तुम्हारा, मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से देखो, तुम और मैं, हम लोग वेटेरिनेरियन तो है नहीं, तो इस चीज़ में हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को मैनेजमेंट के दम पे कम कर पाए उतना हमारे लिए अच्छा है। अगर जानवर को बार बार बुखार आए तो तुम समझो कि क्यों बुखार आ रहा है और मेरे मैनेजमेंट में कहाँ प्रॉब्लम है।
एनिमल को बार बार Right. मस्टाइटिस हो रहा है तो तुम देखो, कुछ मस्टाइटिस होते हैं जो एनिमल का इम्यून खराब है तो हो जाता है, या एनिमल के फीड में प्रॉब्लम है तो हो जाता है, लेकिन एनिमल के इम्यून का तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फीड का तुम मैनेजमेंट कर सकते हो। तो तुम समझो कि एक प्रॉब्लम को तुम मैनेजमेंट लेवल से कैसे अप्रोच कर सकते हो। तो इन चीज़ों का तुमको ध्यान देना है ताकि चीज़ें तुम्हारे हिसाब से सॉर्टेड हो। प्लस मिल्किंग मशीन का यूज़ कर सकते हो, मैट ला के रखो, डिप का यूज़ करो, ये बेसिक चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो। राइट। ठीक है, ये थोड़ा बहुत नटशेल था, बेसिक ओवरव्यू। इसमें तुमको कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। अभी जब हम कंसेप्शन रेट की बात कर रहे थे, सो एक और चीज है कि हमारे यहाँ पे, क्योंकि मैं काफी घूमा अपने एरिया में, तो मुझे पता चला कि लोगों को यहाँ पे फिक्सेड सीमेंस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता। ठीक है, हाँ। तो इस पे मुझे आपसे ये पूछना था कि क्या सेक्सेड सीमेंस यूज करना, मतलब क्या उनका कंसेप्शन रेट और नॉर्मल सीमेन से कम होता है ऐसा? चलो मैं तुमको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एक फीमेल है जिसकी एज है 30 इयर्स, ओके, ठीक है, एंड एक ठीक है। फीमेल है जिसकी एज है 40 इयर्स। कंसेप्शन के चांसेस कौन से फीमेल में ज़्यादा बेटर है? 30 जो जिसकी 30 है। करेक्ट। या अब एक फीमेल है जिसकी एज है 20 इयर्स और एक फीमेल है 30 इयर्स, कंसेप्शन के चांसेस किसके ज़्यादा हैं? 20 के। 20 के। एक फीमेल है 20, फीमेल है 25 एंड फीमेल है 30, एंड एक फीमेल है 40। अगर तुमको रैंक करना हो सबसे ज़्यादा कंसेप्शन चांसेस किसके हैं और सबसे कम किसके हैं, तो किसको सिलेक्ट करोगे? सबसे ज्यादा 20 के होंगे और सबसे कम 40 के। करेक्ट। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपकी बॉडी वीक हो जाती है, कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। करेक्ट। यस। सेम 100% लॉजिक जानवरों में भी होता है। पहले दूसरे लैक्टेशन के एनिमल्स सेक्सेड सीमेन को जल्दी इजीली एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी फ्रेश है, बॉडी यंग है। जैसे जैसे बॉडी वीक होती जाती है, जैसे जैसे बॉडी बार बार यूज होती है, उनके कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जो सेक्सेड सीमेन का फंडा है कि जितने ज़्यादा फ्रेश एनिमल्स हैं उनमें सेक्सेड सीमेन यूज़ करो, कंसीव कर जाएंगी। जितने ज़्यादा एनिमल्स 4th, 5th, 6th लैक्टेशन में अवॉइड करो। अच्छा, मार्केट में हम वो बोलते हैं ना कि यार ये आउटलायर्स है। आउटलायर्स मतलब क्या हो गया कि तुमने ऐसे फीमेल्स भी देखे होंगे जो 40-45 में भी कंसीव कर जा रहे हैं। करेक्ट। हाँ, लेकिन 1000 में एक ऐसा केस आएगा। हाँ, राइट। करेक्ट। तो वैसे ही Yes. तुमको ऐसे फीमेल्स भी मिलेंगे जो 7th, 8th लैक्टेशन में भी सेक्सेड सीमेन से कंसीव कर जा रहे हैं, लेकिन केसेस बहुत कम है ऐसे। ठीक है, तो समझ गया। सेक्सेड सीमेन फ्रेश एनिमल्स पे ज़्यादा यूज़ करो, जो ओल्ड एनिमल्स हैं उनमें कन्वेंशनल सीमेन का यूज़ चालू करो। समझ ठीक है। गया। या अब सेक्सेड सीमेन वाला पार्ट तुम्हारा क्लियर होगा कि इसमें कुछ हाँ, क्वेरीज है? क्लियर नहीं, एकदम क्लियर है। एक और चीज़ बी अवेयर कि बहुत बार ऐसा हुआ कि एनिमल सेक्सेड सीमेन से कंसीव नहीं कर रहा है, कन्वेंशनल से भी कंसीव नहीं कर रहा है, तो वेट मत करना भाई, एक बुल का यूज़ कर लेना। जो रोड साइड बुल घूमता है वो, नहीं तो एक बुल परचेज कर लेना, 70-80,000 के आसपास में मिलेगा, लेकिन अच्छे बुल परचेज कर लेना। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। कोई और क्वेरीज, कोई और पॉइंटर्स? मिनरल मिक्सचर पे मुझे आपसे पूछना था कि मतलब कौन सी कंपनी के मिनरल मिक्सचर्स प्रूवन, क्योंकि आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो कौन से कंपनी के मिनरल मिक्सचर्स अच्छे हैं, मतलब चलो, जो यूज मिनरल किए जा मिक्सचर बहुत अच्छा पॉइंट तुमने छेड़ा। मेरे को एक बताओ, तुम वर्कआउट करते हो? हाँ, ठीक है, तो तुम्हारा डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट अगर तुम्हारे डाइट से पूरा नहीं हो रहा है तो तुम प्रोटीन पाउडर यूज़ करते हो। करेक्ट। राइट। तो प्रोटीन पाउडर क्या काम करता है? सप्लीमेंट का काम करता है। सप्लीमेंट क्या होता है कि जैसे तुम एग्जाम देने गए, तुमको एक एक आंसर शीट मिलती है, तुमने आंसर शीट सारी भर ली, लेकिन तुमको और आंसर्स लिखने क्योंकि क्वेश्चंस रिमेनिंग है, तो तुम सप्लीमेंट्री मांगते हो। सप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट का मतलब होता है कि ऐड ऑन। अगर तुम्हारी डे टू डे लाइफस्टाइल से या डे टू डे फूड से तुम्हारे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो तुम सप्लीमेंट का यूज़ करते हो। तो अगर तुम अच्छे क्वालिटी का कॉन्सेंट्रेट फीड यूज़ कर रहे हो तो उसमें मिनरल मिक्सचर, टॉक्सिन बाइंडर, लाइव ईस्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो तुमको मिनरल मिक्सचर की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम वही 1000-1200 रुपये वाला फीड यूज़ कर रहे हो तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो मिनरल मिक्सचर का यूज़ तुमको तब करना है जब तुम्हारे डे टू डे फीड से वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही। अब ये तुमको कैसे पता लगेगा? जब तुम डेयरी फार्मिंग में उतरोगे, कंसेप्शन के रेट अच्छे नहीं होंगे, एनिमल का बॉडी वेट अच्छा नहीं होगा, तो तुमको अपने आप समझ आ जाएगा कि इसको न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है, इसको मुझे मिनरल मिक्सचर देना पड़ेगा। लेकिन जैसे तुम्हारे एरिया में अगर माँ डेयरी का फीड मिलता है, रामबाई का फीड मिलता है, ये अच्छे क्वालिटी के फीड्स हैं, इनके फीड मिलते हैं, तो इनमें मिनरल मिक्सचर ऑलरेडी डाला हुआ होता है, तो इन फीड्स में मिनरल मिक्सचर की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है। अगेन ये डायरेक्टली तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब नहीं है, बट लॉजिक में तुमको समझा रहा हूँ कि मिनरल मिक्सचर का कंसेप्ट या सप्लीमेंट्स क्यों पिक्चर में आते हैं। जब तुम्हारा डे टू डे फीड से रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है, तुम क्वालिटी न्यूट्रिशन दे रहे हो, साइलेज, ग्रीन फॉडर और भूसा प्लस तुम्हारा फीड, ये सारी चीज़ें तुम्हारी ऑन पॉइंट हो, तो 99% जानवर का खुराक पूरा हो रहा है। तुम्हारे पास 60 लीटर वाला जानवर है तो उसको तुमको 4 अलग अलग तरह के सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे। राइट। ठीक है।
बट अगेन देर आर गुड कंपनीज अवेलेबल इन द मार्केट, जैसे अपना कारगिल हो गया, शीतल हो गया, फिर अपना वीरबैक हो गया। ये कुछ अच्छी कंपनियां हैं जो सप्लीमेंट मतलब मिनरल मिक्सचर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। 50 से 60 ग्राम तुम एवरी ऑल्टरनेटिव डेज दे सकते हो। ओके।